मैं संजय मिश्र। आज हमारे साथ एक वो खास शख्सियत मौजूद है जो अपने दम पर बचपन से ही जिनके सिर पर से पिता का साया उठ चुका था, बचपन से जिनके कदम दर कदम एक संघर्ष के रास्ते पर चलता रहा और कारोबार जगत में धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाने से उन्होंने नहीं रुकने दिया। बेशक चुनौतियां कई थी, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं और जब आप छोटी उम्र के होते हैं और पिता का साया उस उम्र से हट जाता है, तो आप समझ सकते हैं वो शख्स कितना संघर्ष करता रहा होगा। आज तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर के व्यक्ति हैं वो, और वो व्यक्ति हैं झारखंड के एक हस्ताक्षर उद्योग जगत में विष्णु अग्रवाल। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बचपन के उन दिनों को जरा याद कीजिए जब अचानक पिता का निधन हो गया था, और उस वक्त किस तरह का एक वैक्यूम लाइफ में दिखा आप लोगों को, क्योंकि आप तो हालांकि बहुत छोटी उम्र के थे, तो उस वक्त कैसे कैसे आपने अपना पड़ाव पार किया? नहीं, बाबूजी का साया गुजरने से, बाबूजी का साया हटने से एक बहुत बड़ा गैप आया था, बट हमारी जिंदगी में आज तक माने हमें हमेशा लगता है कि शायद बाबूजी हमारे साथ। हाँ, निश्चित रूप से पिता सूक्ष्म रूप से तो हमेशा वर्तमान है, और उनका आशीर्वाद ही है कि आज आप जहां पर हैं, आगे इतना दूर तक पहुंच गए हैं। फिर भी उस वक्त की जो चुनौतियां थी, वो सफर क्या था? लाइफ में जब आप बिजी होते हैं, जब बाबूजी रहते, जब तक थे, तो हम लोग को उस बात की चिंता नहीं थी। बाबूजी नहीं रहे तो फिर काम में इतना मग्न हो गए कि उस समय चुनौतियां तो आज भी है और उस समय भी थी, मगर उस समय एक भावुक थे, डर था, जो आप लोगों का आशीर्वाद से और भगवान का, बाबूजी का आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से, लेकिन आपके परिवार रिश्तेदार का उस वक्त सहयोग पूरा मिला था? जी जी, हमारा परिवार का पूरा सहयोग हमारे साथ था जी। हमारी माता जी थी, हमारी सिस्टर थी, 3 बड़े भाई थे, या हम कहीं भी जाते थे तो जब हमारे कारोबार के समय भी हम कहीं भी गए तो हमेशा, चूंकि हम मेरे बाबूजी का नाम से, तो हमारे को लोग बहुत सपोर्ट किए, बहुत, क्योंकि चूंकि हम लोग बहुत छोटे जगह से बिलोंग भी करते हैं, तो वहाँ हमारा बाबूजी का अच्छा थे, तो उसी हिसाब से हमको बहुत सपोर्ट मिलता गया, तो हम उन्हीं के साथ मिलके और आगे बढ़ते हैं। पिताजी का अपना कुछ राइस मिल वगैरह था? जी नहीं, हमारे बाबूजी ट्रेडिंग का काम करते थे, प्लस केशोराम मिल वगैरह का एजेंसी वगैरह था, नमक वगैरह का काम था जो रेक से आता था। अभी के जमाने में तो बहुत लोग आते थे, उस समय बाबूजी लोग का हमारे यहाँ उस सब काम था। तो उनके जाने के बाद इस कारोबार को, उनके द्वारा चलाए जा रहे कारोबार थे, उसको संभालना बड़ा कठिन रहा होगा फिर, या फिर वो बंद हो गया था? कठिन तो बहुत था और तकलीफ भी बहुत आई थी, मगर धीरे धीरे सब चीज संभलते गया। पढ़ाई भी साथ साथ चलती गई? पढ़ाई भी साथ साथ चलती गई। थोड़ा कम पढ़े, बट पढ़े। हाँ, कम में भी ठीक है। बीकॉम तो आपने किया होगा। 1999 में आकर आपने अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की झालदा में, और पैकेजिंग इंडस्ट्री आपने लॉन्च किया वहां से? जी, हमने 1999 में, हम लोग 1994 में एक चिरंजी लाल मिनरल इंडस्ट्री के नाम से एक माइंस की इंडस्ट्री लगाई थी फर्स्ट। तो उस पर ठीक है, एक सदन तक हम लोग काफी अच्छा किए, बट 1999 में फिर हमने प्लास्टिक बोरे की, फर्टिलाइजर बैग, सीमेंट बैग, इसका हमने इंडस्ट्री लगाया। तो वो इंडस्ट्री मैंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया,
और चूंकि हमारा हमेशा से शुरू से एक ध्यान रहा है पोल्यूशन, ये सबको हम लोग काफी महत्व देते हैं, तो ये प्लास्टिक फैक्ट्री के माध्यम से फर्स्ट पोल्यूशन फ्री बैग इंडिया में 1999 में तो नॉर्मल जो सबकी फैक्ट्री होती है वैसा ही था। उसके बाद हमने 2004 साल में 2004 में जर्मन टेक्नोलॉजी से पोल्यूशन फ्री बैग बनाया, सुना है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने बनाया था। और जानकारी ये भी आ रही है कि शायद ये आपका वो जो पैकेजिंग वाला जो फैक्ट्री है वो इंडिया का नंबर 1 है शायद। जी 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 जी। क्या फर्क है जो नंबर 1 हो गया ये प्रोडक्शन, जैसे फर्स्ट तो हमारे को समझिए कि ये जो पोल्यूशन फ्री बैग, जैसे आप सीमेंट का कहीं भी बैग देखते हैं, आप कहीं भी रखेंगे तो थोड़ा सीमेंट गिरता है या पानी वगैरह लगने से जाम होता है, तो हमने इस तरह का बैग बनाया जो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये इंडिया में हम फर्स्ट टाइम बनाए थे। सेकेंड इंडस्ट्री लगाया था जेपी इंडस्ट्री ने, जेपी इंडस्ट्री ने लगाया था सेकेंड, मेरे से 7 साल बाद। आज मैक्सिमम जगह वही बैग चल रहे हैं। तो अभी इंडिया में उस तरह की 7 फैक्ट्रियां हैं ऑलरेडी, उसमें भी आप नंबर 1 है अभी जी। और प्रोडक्शन वाइज और इसके वाइज भी अपना कैपेसिटी अच्छा है। सेकेंडली मैं इंडस्ट्री का, पूरे इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट भी हूँ इंडिया वाइज। अच्छा, हमारा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। उसके बाद सफर को आपने बंगाल में तो झालदा है, ये बॉर्डर पे है। इंडियन ऑयल की का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों के पास? जी, हम लोग इंडियन ऑयल के स्टार परफॉर्मर हैं, इंडिया में सबसे हाईएस्ट सेल करते हैं लास्ट 5 साल से। हाईएस्ट सेलर है? जी जी। क्या बात है, जहां कदम रखो वहां सफलता। ऐसा क्या कहते हैं, मतलब समझौता नहीं मेहनत करने में, समझौता नहीं टीम को आंकने में, समझौता नहीं किसी को रिस्पेक्ट देने में, सब कुछ काउंट हो रहा है क्या? जब हमारे कस्टमर का हम ध्यान रखेंगे, पैसा कमाना हमारा धैर्य है जी। मगर पैसा कमाते कमाते हमको ये लगेगा जिससे हम पैसा कमा रहे हैं उसको हम अगर फैसिलिटी दे रहे हैं तो हम लॉन्ग टाइम उसको बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आज आप उस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी बेस्ट, मतलब सेल सेक्टर में आप जी, हमारा इंडियन ऑयल का ईस्टर्न इंडिया का हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। ईस्टर्न इंडिया का ही? जी जी। वेरी गुड जी। रियल एस्टेट में भी आपने कुछ कदम रखे? जी, हम लोग रियल एस्टेट में काफी काम किए हैं जी। इनफैक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन करना मेरे जीवन का, जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह साथ साथ मेरे, आप बोल सकते हैं कि हॉबी है, मतलब अच्छी चीज को बनाना। तो कहाँ कहाँ आपका ये प्रोजेक्ट चला या आगे चलेगा? सर, हम लोग कर्नाटक से लेके बंगाल, झारखंड, कई स्टेट में हमने बिजनेस और रियल एस्टेट और सारा चीज का काम किया है। मतलब दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, तीनों में आप अपनी धाक बना रहे हैं? नहीं, धाक नहीं, हम काम करते हैं। अब धाक बना के नहीं बनाए तो आप जैसे लोग काम से ही धाक बनती है ना। और जाहिर है क्वालिटी पर आपका खास ध्यान रहता है, ऐसा तो हमने देखा है। जैसा कि लोग बताते हैं कि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं, ये आपका मंत्र है क्या? 100%। ये तो सबसे पहले, अगर आपको ऊपर जाना है जी, तो सबसे पहले आपको इसी मंत्र को लेकर चलना पड़ेगा। कोई भी दुनिया में किसी भी कदम में इस पे आपको कोई डाउट नहीं। और धाक का जहां तक बात किया, मैं उस तरह की धाक नहीं जमाना चाहता जिसे पब्लिक खुश है, जैसे पब्लिक के दिल में मैं राज करूं। आप डॉन नहीं है, सबको मालूम है, बिजनेसमैन। और काम की धाक जो होती है ना, ईमानदारी से और प्रतिबद्धता से जब आप काम करते हैं तो अपने आप उसकी धाक और उसकी धमक जो होती है वो एक रेस्पेक्ट के रूप में तब्दील होती है। मैं उस ओर इशारा कर रहा था। तो कितना सपोर्ट आपको सिस्टम से मिला, तमाम जो भी आपके, या कहीं जाकर आपको हर्डल्स भी बहुत ज्यादा फेस करने पड़े? डेफिनेटली एक बिजनेसमैन के लिए
हमेशा सपोर्ट मिलेगा और हमेशा हेडल्स आएंगे। अच्छा। इससे आप छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। बिजनेसमैन का समझिए इतना डिपार्टमेंट होते हैं, इतने तरह के दोस्त होते हैं, इतना तरह के रिलेटिव होते हैं, इतनी तरह की संस्थाएं होती है, तो हर जगह से आपको कभी किसी से प्रेम मिलेगा, कभी किसी से हेडल आएगा। तो ये हमारा जीवन का पाठ है। सबसे ज्यादा कोई एक वो पल यदि आपको याद हो जहां जाकर आपको लगा हो कि अरे भाई इससे बढ़िया तो इस प्रोजेक्ट को हाथ ही नहीं लगाता, तंग आ चुका हो, ऐसा कुछ महसूस हुआ? ये शायद रोज आता है और रोज सुबह उठ के फिर हम लोग वही काम को करते हैं क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। अच्छा, मतलब ये आदतों में शुमार इस रूप में है कि ये तो होना ही था। मतलब आदत बोल सकते हैं, नशा बोल सकते हैं। जो चूंकि आप लोग बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट मशीनरी या और भी जो तमाम रूल्स बायलॉज होते हैं, उन तमाम चीजों को भी फुलफिल करना अपने आप एक चैलेंजेस होते हैं और कई बार सेटिंग गेटिंग से भी काम चल जाता है। तो आपका यकीन किस पर है? सर, इस चीज को मैं बिल्कुल भी चैलेंज नहीं मानता। हमारी कंपनी बिल्कुल 100% जो कंपनी गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है उस पर चलती है। अब हमें बहुत सारे ऐसे हेडल्स आते हैं जो शायद हमें चलने नहीं देने का कोशिश करें या बिना किए भी सोचते हैं चल जाए। बट ठीक है, हम उनके हिसाब से जरूर चलते हैं, बट पर गवर्नमेंट के हिसाब से, कानून के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब को फुलफिल करके हो सकता है हम किसी के इशारे से चले, वो डिफरेंट चीज होता है। कभी कभी बिजनेस में होता है ऐसा, क्योंकि आमतौर पर एक ये भी बात मानी जाती है कारोबार जगत में कि बड़े से बड़े हाउस जो होते हैं ना, कुछ चीजों को रोककर अच्छी अच्छी बातें दिखा देते हैं और बताते हैं कि हम समझौता नहीं करते, और शायद वो पास भी हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है। देखिए, समझौता नहीं करना चाहिए जी, लेकिन कभी कभी, और समझौता हम अपना जो गवर्नमेंट जिस चीज को बोलता है इससे तो हम बिल्कुल समझौता नहीं करते, बट समझौता हम नहीं करते हैं क्योंकि हम उस जगह नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर समझौता करना पड़ता है उसके पास जितना टाइम है शायद मेरे पास नहीं। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, इन दिनों बड़ा जीएसटी को लेकर हालांकि समर्थन के स्वर ज्यादा हैं, लेकिन विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। तो क्या आपको वाकई लगता है कि जीएसटी में कहीं कुछ संशोधन की जरूरत है या कुछ सुधार उसमें होना चाहिए था? देखिए, संशोधन हमेशा एक गुंजाइश नहीं। संशोधन तो आपके, जैसे आज हम समझो कि 35 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिजनेस को करते हैं उसमें भी हम रोज संशोधन करके और अच्छा कर रहे हैं। तो संशोधन अलग मैटर है, बट जीएसटी आने से ये जितना भी मेरे ख्याल से अच्छी बात है, लोगों को समझाया जा रहा है, इनके लिए भी है वो, बट ये बहुत ही साधारण चीज है और इससे सभी लोग लाभ होगा, सबको लाभ होगा और बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी और बिजनेस का भी बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी, ग्राहक को भी बहुत ट्रांसपेरेंसी मिलेगा। तो इसके लिए सबको जीएसटी को सपोर्ट करना चाहिए और जीएसटी बहुत अच्छा चीज है। इससे डिपार्टमेंट विरोध के तर्क जो होते हैं कि कई कुछ ऐसे सेक्टर है जहां कि आपने उसको एक टैक्स दायरे में बांधा है, बेशक चाहे 5% ही आपने लिया हो, तो उसको लेकर विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों? टैक्स बढ़ाना और घटाना ये गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है। बिल्कुल, इसका तो गवर्नमेंट पर है कि कल किसी चीज पर टैक्स बढ़ा भी सकते हैं, टैक्स घटा भी सकते हैं। हम अपनी बात को किसी प्लेटफार्म के माध्यम से, अपने माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से उसको रख सकते हैं। बट जहां तक जैसे आपका मेरे ख्याल से सारा टैक्स का बोले तो टैक्स तो सभी चीज में आप कपड़े के लिए बोल रहे हो, गारमेंट सेक्टर में, तो गारमेंट सेक्टर में भी
जैसे हो सकता है हमारे बहुत जो सोप है उसको लगता है हमारे को टैक्स नहीं है, लेकिन जब मिल से कपड़ा बनता है तो उसमें एक्साइज है। तो क्या अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी? नहीं लगे, अब एक्साइज नहीं लगेगा। समझो पहले वो बिल बनाते थे, दुकानदार को देते थे समझो 100 रुपया मीटर, विथ एक्साइज होता था, ये उनको पता नहीं था। अब क्या होगा कि हो सकता है कि समझो 12% एक्साइज लगा तो वो लिखेगा 88 रुपीज प्लस 12 रुपीज एक्साइज CST GST। जब आप यहां पर बिक्री करोगे तो आपको उसको सेंटवेट मिलेगा। तो मतलब कमोबेश, मतलब आपको लगता है कि इससे लाभ ही ज्यादा है, कहीं कुछ यदि बातें रह गई तो उसको समय देखते हुए फिर संशोधन किया जाएगा आने वाले वक्त में। देखिए बिजनेसमैन कोई भी काम करता है, गवर्नमेंट जो भी टैक्स इंप्लीमेंट करेगा उसके बाद वो अपना लाभ जोड़ के ही बिजनेस करेगा। तो लाभ तो हमेशा है। इसमें एक अच्छाई क्या है, जो लोगों को लगता है कि समझो गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स लगा दिया, तो मैं समझो एक अभी काम करा रहा हूं, आप समझो कि मैं कोई टीवी ठीक करा रहा हूं, उस पर सर्विस टैक्स लग रहा है, या कोई भी काम कर रहा हूं तो समझो एक सर्विस टैक्स आपको लग रहा है। तो आदमी को लगता है कि इतना सर्विस टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपको अब आगे सेनवेट मिलेगा। तो आप आगे से आगे काम करेंगे तो ये कम से कम जो काम हमें लगता है, मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ये होता है कि सारी चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। चलिए इसका तो ब्रेक लेते हैं आपकी इजाजत से, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो विष्णु अग्रवाल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो जरूर हैं, लेकिन क्या समाज की ओर भी उनकी दृष्टि जाती है? क्योंकि आमतौर पे मुनाफे पर ध्यान कारोबार जगत का तो रहता है, पर इस देश के नागरिक होने के नाते समाज के प्रति क्या वाकई दायित्व का निर्वहन करने में भी उतने ही ईमानदार हो पा रहे हैं, या फिर पहले की तुलना में अब शायद वो संस्कार थोड़ा कम रह गया है? जल्द लौटते हैं। जो अपने मकान से करते हैं प्यार, वही लगाते हैं PMC प्रेस्टीज TMT बार। नई सदी का भारत, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ES-TMT पावर बार, जोधे निर्माण को जबरदस्त मजबूती। मोंगिया स्टील का बादशाह। सपना नहीं, देश के बेहतरीन कॉलेजों में दाखिला, JEE मेंस, MBA, BBA, MBBS, BTech, DTS में अगर आपको चाहिए डायरेक्ट एडमिशन, मैनेजमेंट कोटा या विदाउट डोनेशन, अगले साल की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा, एजुकेशन विद गारंटी का एकमात्र संस्थान, इनोवेटिव एजुकेशनल कंसल्टेंट। सिक्योर योर करियर विद योर चॉइस। 3rd फ्लोर, हरिओम टावर, सर्कुलर रोड, रांची। झारखंड के छात्रों के लिए सक्सेस गुरु AK मिश्रा की अनमोल पेशकश। UPSC की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान, जहां होती है PT, मेंस और इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी और क्लासरूम। UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों की पहली पसंद चाणक्य IAS एकेडमी, रांची ब्रांच। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात, और हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान मौजूद है जो जमीन से उठकर आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि धरोहर में उन्हें उतनी कामयाबी नहीं से दे दी गई थी जिसके बाद इन्हें शायद उसको संभालना भर था। चुनौती थी, कदम आगे बढ़ाए और धीरे धीरे करते हुए 18-19 साल के उस सफर की भी हम बात करें तो आज वो इस मकाम पर हासिल हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा एक मॉल है रांची में, जो झारखंड की राजधानी है, वो है न्यूक्लियस मॉल। इस मॉल को आपने एक अच्छा खूबसूरत शक्ल देने की कोशिश की और कामयाबी भी मिली आपको। मॉल की दुनिया में भी आपने दखल दे दिया और आते ही रांची में आपने पकड़ मजबूत कर ली। पकड़ मजबूत नहीं है, अगर लोग
पूरा अभी तो थोड़ा और काम पूरा बाकी है। आने वाला 2 महीनों में हमको लगता है सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। और रांची के लोगों को अगर अच्छा लग रहा है और अच्छा है तो हमारे लिए वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन। भाई, जानकारी के मुताबिक एवरी डे आपके यहाँ कम से कम 25,000 कस्टमर आते हैं और जाते हैं, एक औसतन यदि हम देखें तो ये तो एक धमाके की शुरुआत भी कह सकते हैं मॉल के लिए, क्योंकि इतना तो कम ही लोग आ पाते हैं बाकी जगह। मतलब रांची में जरूरत थी इसकी, रांची में जरूरत थी इसका, तभी इतनी भीड़ आपके पास आती है। और सारे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए हैं, इसमें देख रहा हूं मैं, जो ब्रांडेड जितने भी हैं उस ओर आपका ध्यान है। तो इसकी क्या खासियत है, आप क्यों ये बेहतर है औरों से? नहीं, औरों से बेहतर या खराब या अच्छा या बुरा, अच्छा क्यों? ऐसा इसका तुलना नहीं है। अच्छा क्यों है? बट इसकी गुणवत्ता में बता सकता हूं बताइए आप कि भाई मेरी टीम जो है, मैं अकेला कुछ नहीं, हमारी एक टीम है। हमारी टीम ने जो भी किया है उसका बेस्ट एफर्ट किया है, समय से कार्य को पूरा किया, जो सबसे पहला अचीवमेंट है। तो बिजनेस का सबसे थंब रूल होता है कि समय के पहले किसी चीज को, प्रोजेक्ट को पूरा करना। वो हमने सक्सेस किया है, हमारी टीम ने सक्सेस किया है। और क्वालिटी वाइज, किसी भी वाइज हम लोग कहीं भी कंप्रोमाइज, तो शुरू से इसको, जैसे हमने बेंटल साउथ अफ्रीका से इंजीनियर लाया, या जो भी लिफ्ट एक्सलेटर वगैरह है पूरा जापान से आया, या जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है 100% पोल्यूशन फ्री मॉल है। अच्छा, आप समझिए कि इसका जो लेटरिन बाथरूम भी लोग कर रहे हैं, ये भी हम लोग एक प्रोसेस के तहत इसको केक टाइप का बना दे रहे हैं, और ये खाद के रूप में काम आ रही है खेतों वगैरह में। तो अपना मॉल के अंदर से आपको, या वाटर हार्वेस्टिंग बोलिए, मतलब किसी तरह का भी कोई गंदा पानी से लेके कभी भी एक बूंद बाहर नहीं जाएगा। गुड गुड गुड, ये तो अच्छी बात है। सुना है कि आपने एक, आप लोग कोई फूड प्रोडक्ट वगैरह भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो अभी फिलहाल मॉल में जी 9 काउंटर खुल चुके हैं। अच्छा, और भी सारे लोग अभी आ रहे हैं, और रेस्टोरेंट से लेके सारी चीजें खुलेंगी। हमारा एक अच्छे कंपनी से टाई अप भी हो चुका है, लेकिन जब तक खुल के ओपनिंग नहीं हो जाता है तब तक मैं इस चीज पर बिलीव नहीं करता हूं। नहीं, लेकिन फिर भी एक थॉट और विजन के तहत यदि आपने एक नेक्स्ट स्टेप इस ग्रुप में देखना चाहा है, तो वो क्या है? फूड प्रोडक्ट किस तरह का होगा? क्या बाबा रामदेव के कॉन्सेप्ट पे आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपका कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है? देखिए, कॉन्सेप्ट एक ही है, हमारा इंडिया ही एक कॉन्सेप्ट है जी। अब उसको शकल आप कितना तरह से दे सकते हैं। रामदेव दे सकते हैं, हल्दीराम दे सकते हैं, न्यूज 11 राम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इसमें ये आपकी बात है, वाले भी दे सकते, कुछ भी दे सकते हैं। जी जी, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। जी जी। अच्छा, बट हम ये आपको देंगे कि जो भी इंडिया का जो बेस्ट ब्रांड है, या जो अभी तक नाम जिसका अच्छा है, या जो क्वालिटी वाइज सक्सेस है, हम लोग उसी से काम करते हैं। ये हमारी प्राथमिकता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं इसके लिए। थोड़ा यदि हम समझे, आमतौर पे बिजनेसमैन पर यह आरोप लगता है कि भाई इनकम ज्यादा होता है, शो कम करते हैं लोग, टैक्स बहुत चुराते हैं। आपके साथ भी ऐसा है क्या? इस विषय में जैसे हम कितना भी अच्छा करें, हम कितना भी पैसा कमा लें, तो हमको सेटिस्फेक्शन तो है नहीं जी। तो ये आरोप तय करना, भाई मैं कभी अपने स्टाफ को बोला नहीं, या मेरे आदमी को मैं बोला नहीं, मैं उस जगह पे पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं सारा अकाउंट्स को देख सकूं, ठीक है ना। उसके बाद भी गलती खामियां रह सकती है,
बट मुझे लगता है चूंकि इनकम टैक्स से लेके सारे लोग आके हमको सर्टिफिकेट दे चुके, हमारे यहाँ कुछ गलती नहीं है, तो हमें लगता है ठीक है। बिल्कुल। लेकिन हम ऐसा बोले कि हमारे ऊपर आरोप अभी तक चूंकि नहीं है। अच्छी बात है, आगे भी। आज मुझे खुद का बिजनेस करते 35 साल हो गया और भगवान के आशीर्वाद से न हमारे ऊपर कोई केस है, न हमारा कोई आरोप है। चलिए, ये आपका एक एसेट है, इसको बचाकर रखिएगा, क्योंकि यही तो एक सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसमें कोई डाइल्यूशन होना भी नहीं चाहिए। बहरहाल एक अनुभव किया जा रहा है, आप कितने सहमत हैं नहीं सहमत हैं, यदि हम पुरानी पीढ़ियों को याद करें और पुराने दौर के सोसाइटी को याद करें, देश गरीब था, आज भी देश अमीर नहीं है। उस दौर में भी बिजनेसमैन जो होते थे, जिस बिरादरी से आप लोग आते हैं, ऑलमोस्ट बिजनेसमैन ही होते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन सामाजिक कारोबार के लिए भी उनके मन में एक विचार होता था कि समाज के लिए कुछ करें। जैसे पहले धर्मशाला होता था या धर्मार्थ चिकित्सालय लोग बनाते थे ताकि लोगों को सेवा भी मिल सके। अब ये चीजें दिखती नहीं है ज्यादा। अब CSR के नाम पर तो लोग काम करते हैं, शायद उसमें भी कुछ उनको बचाना उचाना दिखाना होता है, शायद इसलिए करते हैं। विचारों में समाज गायब हो रहा है क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, विचारों में समाज गायब नहीं हुआ है जी। कुछ लोग होते हैं जो अपना वर्चस्व करने के लिए वहां डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिसको समाज के लिए काम करना होता है, जिसको संस्था के लिए काम करना होता है, वो लोग आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब वो चैरिटी दिखती कहाँ है सर? अब तो मान लीजिए कोई यदि हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो एक मात्र मकसद है कि सिर्फ बिजनेस, लेकिन पहले बिजनेसमैन यदि हॉस्पिटल खोलते थे तो सोसाइटी के लिए खोलते थे। अब मान लीजिए कल को यदि आप ही हॉस्पिटल खोले हैं जी, तो आपके दिमाग में कहीं समाज होगा या सिर्फ बिजनेस होगा? नहीं, हम अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो मैं अगर 100 पेशेंट देखूंगा तो 98% डेफिनेटली मेरा बिजनेस होगा और 2% हम जरूर उसमें सेवा में लगाएंगे। तो वही हो गया CSR वाला कॉन्सेप्ट हो गया सर, 2%। सर हम नहीं, अभी बात समझिए। जो सच्चाई है कि पहले अगर हम हॉस्पिटल खोल देते थे तो आप भी मेरे साथ आके खड़े होते थे कि हमको क्या मदद करना है बताओ, ठीक है ना। लेकिन अभी लोग आगे सबसे पहले समझते इसने किया क्यों ऐसा, ठीक है। बाकी हम अपनी बात बताएं तो चूंकि हम अपने माँ बाबू जी से ये करके आते हैं, ठीक है ना। हम कोई CSR वगैरह वो अपनी जगह, वो बिजनेस की जगह है, बट उसके अलावा तो हम लोग झालदा से बिलोंग करते, तो झालदा में स्कूल, कॉलेज, थाना, कोई भी तरह का चीज या कोई भी तरह का डेवलपमेंट में हमारा जिस दिन से हमारा पिछले 50 सालों से अगर इतिहास देखिएगा तो वहां है, ठीक है। और रांची में भी हम जिस दिन से आए हैं तो अभी तो हमने पहला ही रांची में मॉल किया, इसके अलावा हमारा कोई बिजनेस नहीं, जैसे कि आपने एक अच्छा काम भी किया है और बल्कि एक राष्ट्रीय भावना के तहत ये जानकारी है हमें कि आपने जो विश्व प्रसिद्ध तिरंगा हमारा जो सबसे ऊंचा है पहाड़ी मंदिर पर परिसर में, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन था। जी, हम लोग लगाए थे, हमारा काम लगभग 1 करोड़ आपने दिया था। जी। तो ये तो समग्र राष्ट्र के लिए आपने सोचा। हेलमेट भी आपने पहनाया रांची में कई लोगों को? नहीं, हमने नहीं पहनाया। हम तो चाहते हैं कि CSR नहीं, मतलब हम कुछ अगर अपना जीवन में कमाते हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत ऐसा होता है तो अच्छी बात है। थोड़ा उसका रेशियो बढ़ाइएगा, हमारी यही सलाह है, क्योंकि जरूरत है समाज को। क्योंकि आप लोग वो हस्ताक्षर हैं जहां 2% की जगह यदि 10% तक भी चीजें पहुंच जाए ना तो 90% काफी आप लोगों को कामयाब। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2%। में एक हॉस्पिटल के बारे में आपको बताया, बाकी जो हमारा मन करता है वो हम लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो समाज में आज भी हाशिए पे एक बड़ी आबादी है और उनके लिए राजनीति ज्यादा होती है, काम कम हो पाता है। तो ऐसे में समाज के हर नागरिक यदि थोड़ी थोड़ी पहल कर लेना
संभव है कि हमारा ही समाज है जरूर ज्यादा होना चाहिए। खूबसूरत बनेगा। ये विचार मन में होना चाहिए कि नहीं बताइए? 100% होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। क्योंकि विष्णु अग्रवाल में कहीं न कहीं वो संस्कार हमें दिखता है, इसलिए हमने आपसे थोड़ा विशेष आग्रह किया है। नहीं, हर आदमी के एक लिमिट से ज्यादा किसी को जरूरत भी नहीं होता है। हाँ। तो किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं जी। तो हम कर रहे हैं, हम बड़े नहीं हैं, हमारा सौभाग्य हम कर पा रहे हैं, उस लायक हमको भगवान ने बनाया, तो इसमें बुराई नहीं करना ही चाहिए, ये हमारा सोच है। चलिए आखिरी सवाल, कदम को कहां जाकर रोकना है, या अंतहीन कदम है, या किसी एक बिजनेस पर जाकर अब कहना है कि चलो अब इतना काफी हो गया, इसी पर आकर एंड करके अब तमाम चीजों को संभालते रहो? नहीं, हमारा तो आज भी एंड है जी। और हमारा तो कोई 60 में वाइडनेस नहीं है एंड का। हमें जितना देरी मन करता है आज भी हम उतना ही काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई वाइडनेस तो है नहीं। मतलब जो नए नए प्रोजेक्ट लाने की बात है वो आगे कितने वर्षों तक नए नए प्रोजेक्ट को लेकर आप सोचेंगे और फिर लगेगा कि अब इतना काफी हो गया, इसी को आगे संभालते रहे, ऐसा कुछ प्लान? नहीं, भगवान जब तक शरीर साथ है अपना रिटायरमेंट नहीं है। चलिए बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, खास मुलाकात पर राय साझा करने के लिए, और हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको, आप कामयाब बनते रहे। तो ये थे खास शख्सियत जो जमीन से उठे हुए एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हौसले के दम पर आज वो मकाम हासिल किया कि आज 2000 करोड़ के टर्नओवर पर आकर बैठे हुए हैं। लेकिन यही इनको संतोष नहीं है, समाज के लिए बहुत कुछ करने का इरादा भी रखते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर में भी जाने की इनकी अपनी प्लानिंग है। तो खास मुलाकात फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।